नमस्ते। प्रस्तुत है आज भारत की खोज का दूसरा भाग। तो यह नेहरू जी यहाँ पे समझा रहे हैं लोकतंत्र के लिए जो विश्व में उस समय लड़ाई चल रही थी, तो उसके बारे में वो बताते हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागरों के बड़े भागों पर युद्ध अपनी पूरी भीषणता से चल रहा है। चीन में लगभग 7 वर्ष से युद्ध हो रहा है और 4.5 वर्ष से अधिक हो गए यूरोप और अफ्रीका में, और इस संसार व्यापी युद्ध के भी 2 वर्ष 4 महीने बीत चुके। फासिस्ट और नाजी मत के विरुद्ध और दुनिया पर अधिकार प्राप्त करने के प्रयास के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई के इन वर्षों में से कोई 3 वर्ष मैंने यहाँ पर और भारत में दूसरी जगहों पर बंदी के रूप में व्यतीत किए हैं। मेरी स्मृति में है कि फासिस्ट और नाजी मतों का उनके आरंभ के दिनों में मैंने क्या प्रभाव लिया था, और मैंने ही नहीं अपितु भारत में बहुतों ने। चीन में होने वाले जापान के अत्याचारों ने भारत पर कितना गहरा प्रभाव डाला था और चीन के प्रति युगों पुराने मंत्री के भाव जगा दिए थे। किस प्रकार इटली के अबिसिनिया पर किए गए बलात्कार ने हमें दुखी कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया के साथ जो किया गया, किस प्रकार उसने हमें पीड़ा पहुंचाई थी। किस प्रकार गणतांत्रिक स्पेन जब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए साहस के साथ लड़ाई लड़ते हुए गिर गया था, तब मैंने और दूसरों ने उस बात का एक निजी दुख की घटना के रूप में अनुभव किया था। यह नहीं कि हम पर केवल उन बाहरी आक्रमणों का प्रभाव पड़ा हो जो फासिस्टों और नाजियों ने किए थे, या उन मूर्खताओं और राक्षसी चेष्टाओं का जो इन आक्रमणों के साथ साथ हुई थी। जिन सिद्धांतों पर वे खड़े थे और जिनकी वे बड़े जोर शोर से घोषणा करते थे, तथा जीवन के वे सिद्धांत जिनकी नींव पर वे अपना भवन खड़ा करने के प्रयास में थे, इन सभी बातों ने हमें सावधान कर दिया था, क्योंकि ये उन सब विश्वासों के विरुद्ध पड़ती थी जिन पर हम इस समय स्थिर थे और जिन्हें हमने शताब्दियों से अपनाया था। यदि अपनी जातीय स्मृति ने हमारा साथ छोड़ भी दिया होता और हम अपना लंगर खो बैठते, तो भी हमारे अनुभव, यद्यपि ये दूसरी ही सूरत में हमारे सामने आए थे और भलमनसी के दृष्टिकोण से कुछ बदले हुए भेष में थे, तो ये पर्याप्त थे कि हमें बता दें कि ये नाजी सिद्धांत और जीवन के सिद्धांत क्या हैं और किस प्रकार के राज्य की ओर हमें अंत में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे देशवासी बहुत दिनों से उन्हीं सिद्धांतों के और वैसे ही सरकारी ढंग के आखेट रह चुके हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया तत्काल और तीव्रता के साथ फासिस्ट और नाजी सिद्धांतों के विरुद्ध हुई। मेरी स्मृति में है कि किस प्रकार मैंने मार्च 1936 के आरंभ में दिनों में सीनियर मुसोलिनी के अनुरोध के साथ भेजा गया निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। इंग्लिस्तान के अनेक राजनीतिज्ञ जिन्होंने बाद में जब इटली लड़ाई में सम्मिलित हुआ इस फासिस्ट नेता के विरुद्ध बहुत कड़ी बातें कही, उन दिनों उसकी चर्चा प्रशंसा के साथ और मीठेपन से किया करते थे और उसके शासन और ढंगों के प्रशंसक थे। 2 वर्ष बाद म्यूनिख के समझौते से पहले गर्मी के दिनों में नाजी सरकार ने मुझे जर्मनी आने का निमंत्रण दिया था। निमंत्रण पत्र के साथ यह लिखा था कि नाजी मत के विरुद्ध मेरे विचारों को वह जानती है, फिर भी वह चाहती है कि मैं जर्मनी की स्थिति स्वयं आकर देखूं। मैं सरकार का अतिथि बनकर या निजी रूप से जाने के लिए स्वतंत्र था और स्वतंत्र रूप से या दूसरा नाम रखकर जहां मैं चाहता वहां बिना किसी बाधा के जा सकता था। इस बात का विश्वास दिलाया गया था, किंतु मैंने धन्यवाद के साथ इस न्योते को अस्वीकृत कर दिया। उल्टे मैं चेकोस्लोवाकिया गया, उस दूर देश में जिसके बारे में उस समय इंग्लिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत थोड़ी ही जानकारी रखते थे। म्यूनिख के समझौते से पहले ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ लोग और इंग्लिस्तान के दूसरे प्रमुख राजनीतिज्ञों से मिला था और मैंने उनके सामने फासिस्ट और नाजी मत के विरुद्ध अपने विचारों को रखने का साहस किया था। मैंने देखा कि मेरी राय का स्वागत नहीं किया गया और मुझसे कहा गया कि बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चेकोस्लोवाकिया के संकट के अवसर पर प्राग और सुडेटलैंड में, लंदन, पेरिस और जिनेवा में जहां लोग असेंबली की उन दिनों बैठक हो रही थी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का जो व्यवहार मैंने देखा, उसे देखकर मैं अचंभे में रह गया और मुझे घृणा हुई।
यदि यह कहा जाए कि दूसरे विपक्ष को सहमत रखने की चेष्टा की गई तो शब्द वास्तविकता को ठीक ठीक निभाने के लिए अपर्याप्त होंगे। जो हुआ उसके पीछे केवल हिटलर का भय नहीं था, अपितु उसकी ओर कायरता की प्रशंसा का भाव था। और अब भाग्यचक्र का एक विचित्र पलटा है कि मैं और मुझ जैसे लोग, जबकि फासिस्टों और नाज़ियों के विरुद्ध युद्ध जारी हो, अपने दिन बंदीगृह में काटें, और उनसे बहुत से लोग जो हिटलर और मुसोलिनी के यहाँ उपस्थित होते थे और जो चीन में होने वाला जापान के अत्याचारों को चाहा करते थे, स्वतंत्रता और लोकतंत्र तथा फासिस्ट विरोध का झंडा उठाए हुए दिखाई पड़े। भारत के भीतर भी एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया है। दूसरे मुल्कों की भांति यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार का पिट्ठू कहना चाहिए, जो सरकार के घाघरे के आसपास चक्कर लगाया करते हैं और उन विचारों की पुनरावृत्ति करते हैं जो उनकी समझ में उन्हें मालिकों का कृपापात्र बनाएंगे। बहुत दिन नहीं हुए एक ऐसा समय था जब वे हिटलर और मुसोलिनी की प्रशंसा के पुल बांधा करते थे और उन्हें उदाहरण की भांति प्रस्तुत किया करते थे। साथ ही रूसी सरकार को हर प्रकार की गालियां सुनाया करते थे। अब वह बात नहीं रही, क्योंकि मौसम बदल गया है। सरकार के और राज के वे ऊंचे अधिकारी हैं और फासिस्ट तथा नाजी विरोधी अपने तानों को ऊंचे स्वर में अलापते हैं और लोकतंत्रवाद तक की चर्चा करते हैं, किंतु दबी सांस से मानो वह कोई आवश्यक वस्तु तो है, पर दूर दराज की है। मुझे कभी कभी यह कौतूहल होता है कि घटनाओं ने कोई दूसरा ही रुझान लिया होता तो उस स्थिति में ये लोग क्या करते, किंतु सच यह है कि अनुमान की संभावना नहीं, क्योंकि जो भी सामयिक सत्ता हो उसी की ये माला फेरते हैं और उसी के आगे ये स्वागत पत्र उपस्थित होते। युद्ध से वर्षों पहले से मेरे मस्तिष्क में आने वाली खींचातानी की बातें घूम रही थी। मैं उनके बारे में विचार करता, बातें करता और लिखता था, और मैंने स्वयं को मानसिक रूप से इसलिए तैयार कर लिया था। मैं चाहता था कि उत्साह के साथ भारत इस बड़े संघर्ष में कर्मठता से भाग ले। मैं अनुभव करता था कि इसमें ऊंचे सिद्धांतों की हार जीत की बाजी लगेगी और इस खींचातानी का परिणाम यह होगा कि भारत में और विश्व में बड़े और क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। उस समय मैं नहीं समझता था कि भारत को तत्काल कोई भय है या उस पर आक्रमण की संभावना है। फिर भी मैं चाहता था कि भारत उसमें पूरा पूरा भाग ले, किंतु मुझे विश्वास था कि केवल एक स्वतंत्र देश ही समानता की प्रतिष्ठा से इस प्रकार भागीदारी कर सकता है। यही दृष्टिकोण नेशनल कांग्रेस का भी था, जो भारत का अकेला ऐसा संगठन रहा है जिसने फासिस्ट और नाजी मत का उसी प्रकार विरोध किया है जिस प्रकार साम्राज्यवाद का। इसने गणतांत्रिक स्पेन, चेकोस्लोवाकिया और चीन का लगातार समर्थन किया था, और अब लगभग 2 वर्ष से कांग्रेस अवैधानिक घोषित कर दी गई है। वैधानिक पक्षपात की वह अधिकारी नहीं रही और किसी भी स्थिति में वह अपना काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस बंदीगृह में है। प्रांतों की विधानसभा के सदस्य, इन सभाओं के अध्यक्ष, इनके पुराने मंत्री, कांग्रेसी मेयर तथा इसकी म्यूनिसिपैलिटियों के सभापति सभी बंदीगृह में हैं। इस मध्य युद्ध चल रहा है, लोकतंत्र और अटलांटिक चार्टर और 4 स्वतंत्रताओं के नाम पर। तो हम यहीं समाप्त करते हैं दूसरा भाग, और शेष अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।